सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज स्पेशल रिपोर्ट में एक ऐसी स्पेशल रिपोर्ट है जिसको सुनकर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हम हमेशा से ये बात करते आते हैं कि सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, तालीम के साथ खिलवाड़ ना हो। बाकी तो किसी भी वजारत के अंदर, किसी भी महकमे के अंदर आप हाथ लगाएंगे तो वहाँ करप्शन के बहुत बड़े बड़े नासूर बैठे नजर आएंगे। लेकिन आज जिस स्टोरी के हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं वो है सिंध के अंदर ब्लड कैंसर के मरीजों के साथ, उनकी जानों के साथ खेलने का मामला है। मामला क्या है आज हम बताएंगे आपको कि एक अद्वियात जो है गुज़िश्ता कई सालों से दी जा रही थी, लेकिन उसको अब रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि टेंडर दोबारा किया जाना है, क्योंकि वो अद्वियात महंगी हैं, उसकी मोनोपोली ख़त्म करना है। ये सिंध हुकूमत की जानिब से ऑर्डर हुए, लेकिन अफसोस ये है कि पिछले एक साल से 2020 में ये टेंडर ख़त्म कर दिया गया। तब से लेके अब तक 4000 के करीब मर्द व ख़वातीन जो मरीज़ हैं वो इस वक्त परेशान बैठे हैं कि मुख्तलिफ अद्वियात उन पर ट्राई की जा रही हैं, क्योंकि अभी कोई और दवा मैसर नहीं है। अगर वो लोग खुद से बाजार से लेने की कोशिश करेंगे तो वो लाखों रुपए की अद्वियात हैं। एक तरफ तो सिंध हुकूमत ये बेहतर काम कर रही थी, लेकिन अब क्या वजह है कि ये अद्वियात अब आ नहीं रही हैं। जिस कंपनी की दवा लोगों के लिए बेहतरीन थी उस दवा को भी बंद कर दिया गया है और नए टेंडर्स जो हैं वो भी नज़र नहीं कहीं आ रहे हैं। इस स्टोरी को जो ब्रेक किया है, जो स्टोरी बनाएगी हमारे रिपोर्टर हैं अली औसत, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अली से तमाम तर तफसीलात जानेंगे कि ये मामला, ये स्कैम है क्या। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असरार आलम शेख साहब, ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं। हमने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और बताएं कि क्या सिचुएशन क्या है। अगर वो एक साल से दवा नहीं ले रहे हैं, जो दवा पहले दी जा रही थी, तो अब क्या वजूहात है और इसके पीछे क्या मामलात हैं। और हम कोशिश करेंगे दीगर जो मरीज़ जिनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की है कि उनके साथ क्या सिचुएशन हुई है जब दवा बदली गई है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साकिब हसन अंसारी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इसी बीमारी को ट्रीट भी करते हैं। उनसे पूछेंगे कि ये दवा जब तब्दील होती है, इस किस्म के जो तजर्बात हैं वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं अली से आगाज़ करूँगा। अली औसत साहब की क्या मामला है? 4000 मरीज़ हैं, एक मामला चल रहा था, सिंध हुकूमत जो है वो चीज़ें कर रही थी, तो अली ये अचानक क्या हुआ कि उठा के नई दवा के लिए पुराने टेंडर बंद करना और फिर दवा भी ना देना, ये मसला कहाँ से उठा? शुक्रिया मुदस्सिर। देखिए, ये आपने जैसे अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि ये जून 2010 के अंदर से ये इन्होंने जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट इनका ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने रिन्यू नहीं किया। तो जून 2020 से 2021 तक, यानी कि ये जून 2021 तक, यानी कि रमज़ान तक ये मेडिसिन मरीज़ों को मिलती रही। लेकिन ये पिछले 4 महीने से इन मरीज़ों को मेडिसिन नहीं मिल रही। अच्छा, ये दवाई ऐसी है कि जिसको चाहे वो कैंसर सर्वाइवल भी हो और इसके बावजूद भी इसको सारी ज़िंदगी ये दवाई खानी होती है। 3 से 4 महीने आप खुद समझ सकते हैं, अगर किसी मरीज़ को अगर वो मेडिसिन नहीं मिल रही है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। वो ब्लड कैंसर इतनी ऐसी बीमारी है कि वो अगर वापस पलट आए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से, यानी कि आपने सारी चंद पैसों की खातिर, जो मैं समझता हूँ जहाँ तक जो जितनी मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है कि ये आखिर क्यों एकदम से जो है ना उसकी किसी मरीज़ की तरफ से कोई शिकायत आई कि जो नोवार्टिस जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि वो दवाइयाँ दे रही है, उसकी मेडिसिन में कोई कमी बेशी है, कोई ख़राब है, वो पिछले 12-15 साल से वो दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तब्दील करना ये एक समझ से ना आने वाली बात है। लेकिन वो महंगी अद्वियात, ये कहा जा रहा था कि अद्वियात महंगी हैं जिसकी वजह से और मोनोपोली है, उस मोनोपोली को ख़त्म करना, बाकी कंपनीज को लाना, ये भी तो एक वजह बताई जा रही है। देखिए, ये पूरा एक है कि सिंध गवर्नमेंट जो है इस प्रोजेक्ट को इसकी बैकअप पे थी कि पैसे वगैरह सारे जो थे वो मरीज़ों से नहीं ली जाते। ठीक है, ये दवाई बहुत महंगी है, कैंसर की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब बहुत महंगी होती है। इसका एक इंजेक्शन जो है वो 70,000 रुपये का, 80,000 रुपये का आता है। अब इस मेडिसिन को चूँकि सिंध गवर्नमेंट दे रही थी, ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो मैं नहीं समझता कि ये जो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की हायरकी है या जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने में
ये कबाहत का शिकार है। ये मेरे लिए एक बड़ा एक क्वेश्चन है। ये चलिए ये हम बात करते हैं कि क्या वजह है कि एक तो इतना अच्छा काम हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि सिंध हुकूमत इतनी देर से ये कर रही थी और लोगों को मुफ्त अद्वियात मिल रही थी, लेकिन अब जो मसला हुआ है उसके पीछे भी। लेकिन असरार आलम शेख साहब, क्योंकि आप खुद सर्वाइव कर रहे हैं इस बीमारी से और बड़ा मुश्किल होता है, तो जब ये अद्वियात अब आपको पिछले 3 माह से नहीं मिल रही हैं, तो कुछ अद्वियात चेंज किए हैं, वो मिल रही हैं आपको, या बिल्कुल अब अद्वियात जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही? नहीं जनाब, मैंने एक आधा वो फ़ोन भी किया था कि कहने लगे कि नहीं जी वो क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने फंड्स नहीं रिलीज़ किए तो एग्रीमेंट हमारा ख़त्म हो गया है, तो अभी तक हुआ नहीं। ये नहीं पता है कि हम कुछ और कर रहे हैं। मोनापोली का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो देखें ये नोवार्टिस ऑथेंटिक कंपनी है, ऑथेंटिक दवा अच्छा, है। मैं यहाँ पर एक मिनट, मैं आपका कलामी की माफ़ी, आपको किसी किस्म की अब अद्वियात कोई और भी नोवार्टिस हो या बाकी कंपनी कोई नहीं मिल रही है? कोई दवा नहीं मिल रही, बिल्कुल टोटल मना कर दिया कि अभी तक हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 3 महीने से अब क्या सूरत हाल है, वो आर्थराइटिस, वो उनकी इसमें कहा जाता है कि पेट फूला हुआ, मेरा पेट फूला हुआ है, समझे, अगर ये तो, और जोड़ों में दर्द ये चल रहा है, तो ये मैं भी इसी की वजह से इसकी साइड इफ़ेक्ट है कि दवा नहीं खा रहा हूँ मैं, तो ये मुझे आसरे में रख के बैठे हैं। अब पर मुझे पता चला कि जी वो किसी और से बातचीत हो रही है। हालांकि नोवार्टिस ने बड़ा अच्छा काम किया। देखें 10 महीने की दवा वो फ्री देते थे, 2 महीने के ये पैसे लेते थे इनसे, बजट या जो भी है। तो इतना बड़ा काम तो मतलब शायद अपने मुल्क में भी ना किया इन्होंने, तो ये आम लोगों को नहीं अफोर्ड कर सकते, हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो सिंध गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा काम था और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बीच के जो लोग हैं जिन्हें बिठा दिया गया कि आप इसके जो है अमीन हैं, आप इनके ऊपर, वो उन लोगों ने अपना धंधा शुरू कर दिया, प्राइवेट क्लिनिकों में खोल ली, वहाँ पे फीसें लेना शुरू कर दी, वहाँ पे जनाब धूप में खड़ा करके जी आप पर्ची लेके आओ। अब एक कैंसर का मरीज़ वैसे मर रहा है, उसको आप 2-2, 3-3 घंटे धूप में खड़ा रखेंगे पर्ची के लिए, वहाँ ओपीडी की वहाँ पर्ची नहीं ज़रूरत। जब आप अपनी क्लिनिक में बैठ के 2-2 हज़ार रुपये लेके आप बेचते हो दवा, उस वक्त आपको जो है वो पर्ची की ज़रूरत नहीं होती। ये कौन डॉक्टर्स जो हैं? डॉक्टर एक हमारे जो हमारे नूर मोहम्मद साहब हैं वो इंचार्ज हैं, हालांकि वो हेमाटोलॉजिस्ट हैं भी नहीं। अच्छा, वो हैं वो अपना क्या ऑन्कोलॉजिस्ट का काम भी नहीं है ये तो हेमाटोलॉजिस्ट का काम है। ये हमारी फील्ड जो है, या हमारे जो डॉक्टर होता है वो हेमाटोलॉजिस्ट होता है, हेमाटोलॉजी में उसकी डिग्री होती है। तो ये तो बना के वो बैठा दिया है कि अब ये मालिक यही हैं, तो उन्होंने कमाई शुरू कर दी। अब पता नहीं कितने लोग कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए उसमें से कमा लिए, लेकिन पेट नहीं भरता। अब वो उसको जो घुमा फिरा के, चूँकि नोवार्टिस हो सकता है कि पैसे ना देती हो कैश, तो इधर कैश वैश का सिस्टम शुरू हो गया, तो ठेकेदारी। ये तो अब हम कुछ नहीं कह सकते कि वो देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन बहरहाल मामला असल ये है कि जो अद्वियात मरीजों को सूट करती हैं वो अद्वियात नहीं दी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3 माह से वो टेंडर भी नहीं चला। अच्छा, मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और अद्वियात की, डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। डॉक्टर साकिब हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया मसरूफियत में से। डॉक्टर साहब, ये जब पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना जो ख़तरनाक मरज़ है जो ब्लड कैंसर है, और फिर जो अद्वियात सूट करती हैं जैसे आप रिकमेंड करते हैं, उसके बाद वो अद्वियात ना देना, वो क्या होगा? और क्या कोई नई अद्वियात दी जाएं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मरीज़ देते हैं तो उनके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। हाँ, अच्छा देखिए, अर्ज़ ये कि क्रॉनिक माइलेट ल्यूकेमिया एक इस तरह की खून की बीमारी है कि अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो ज़्यादातर मरीज़ 4 से 5 साल में हमारा साथ छोड़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक चल सकते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मरीज़ हमारे साथ 15 साल 20 साल से जी रहे हैं और बेहतरीन भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी जी रहे हैं। और जिस तरह आप तीनों अफराद ने इस बात को बहुत ज़्यादा सराहा कि ये सिंध गवर्नमेंट का और पाकिस्तान की सरकार का इनिशिएटिव था कि इतनी महंगी दवा कि जो कोई एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है और जो सिर्फ अमीर ममालिक में अमीर मरीजों को दी जाती है, वो दवा इन्होंने सरकारी सतह पे हमारे प्रोवाइड की। और अरबों रुपए की दवा सिंध गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट की, जबकि किसी और सूबे ने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं शुरू किया था। ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट थी जो कि प्रोग्राम लेके चल रही थी, और इसने कम से कम भी 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है ये नेकी का काम करते हुए इनको। अभी हाल ही में इस रमज़ान के बाद
ये टेंडर वाला जो मसला और फिर नए, अच्छा हर साल ये होता था कि 1 महीने के लिए थोड़ा सा तवक़्क़ुफ़ आता था और दवा मिलनी शुरू हो जाती थी। इस बार 2-3 महीना इन्होंने ज़्यादा खींचा है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जब एक इतना बड़ा नेकी का भला काम हज़ारों मरीज़ों का सिंध सरकार ने किया, तो वो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और एक आम मरीज़ की ख्वाहिश और उसके मसाइल को देखते हुए जल्द अज़ जल्द बेहतर से बेहतर दवाइयाँ यहाँ पे इंशाल्लाह अवेलेबल कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब अगर अच्छा जी, इसमें आपकी जी मैं सवाल भी ज़िम्नन डॉक्टर साहब आप ले लीजिए। ये जो एक तसलसल से मरीज़ एक आप दवा दे रहे हैं, वो दवा चल रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो फिर अपनी 30-30 साल की ज़िंदगी बड़े खुशखुरम गुजार रहा है। अब जो दवा का तसलसल टूट जाए तो दवा चेंज कर दी जाए तो उसके तो फिर असरात खासे नहीं होते? जी यकीनन यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ये दवा नहीं मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से साल भर में सबकी बीमारी तकरीबन वापस आने का ख़तरा है। और अगर बीमारी वापस आ गई तो अगर और उनको मज़ीद आगे दवा नहीं दी गई तो ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबा ये लोग अपनी ज़िंदगी का सिलसिला जारी नहीं रख सकते। पेट फूल जाता है, तिल्ली बड़ी हो जाती है, वाइट सेल कम हो जाते हैं और इस तरह के मसाइल आने इनके शुरू हो जाते हैं। मगर अगर अभी भी गवर्नमेंट जल्द से जल्द ये दवा इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दे तो अल्लाह ताला करेगा कि काबू पाए। अच्छा तो ये जो दवा है ये अभी रोकी गई है, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इस दवा में शिफा नहीं थी, ये दवा ठीक नहीं थी, इसको फिर क्यों बंद किया गया? अगर ये ठीक थी, मरीज सेटिस्फाई थे, डॉक्टर्स आप लोग खुद सेटिस्फाई, आप लोगों का सेटिस्फाई होना भी बेहतर है, तो वो अगर सेटिस्फाई थे तो फिर इसको बंद करने का आप क्या समझते हैं, क्या जवाब हो सकता है? नहीं देखिए हजरत, ये तो टोटली वो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है मेरे ख्याल में। मगर ये कि एज अ डॉक्टर तो मैं यही कहूँगा कि इट वाज हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ये कामयाबी थी कि हमारी सरकार ये दवा प्रोवाइड कर रही थी। और अगर इन्होंने ये गैप लिया है अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की वजह से और अपने जो भी इनके मामला हैं सरकार के, तो आई होप कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको हल करके दोबारा सरकारी सतह पे ये दवा मिलनी शुरू होगी, ताकि जिस तरह से इसरार साहब जैसे एक आम आदमी जिसकी पहुंच से बाहर थी ये दवा और सरकार की काविश की वजह से उसको ये दवा मिली, इंशाल्लाह आई होप कि ये दोबारा शुरू जल्द अज जल्द आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से खास तौर पर इसको मिलना चाहिए। तो सही। अच्छा मैं एक चीज़ है, ये एक बड़ा एक फिनोमेना है, मैं उस पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे भी राय लेंगे। लेकिन अली, ये एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ की अपनी एक मोनोपोली होती है, एक हायरार्की होती है, एक सिस्टम होता है कि जी ये दवा चल रही है, ये नहीं चल रही। मैं आम कोई किसी छोटी सी 2 रुपए की दवा से लेकर तो लाखों रुपए की दवा तक का, तो यहाँ कोई ये वाला सिलसिला तो नहीं आ रहा है कि तसलसल मुसलसल था और इस तसलसल में अब रुकावट आई है, तो ये कुछ ऐसा पीछे तो नहीं आ रहा, कुछ नई कंपनीज़ के बारे में भी बातें आ रही हैं? मुझे सिर्फ देखिए मेरी भी फाइंडिंग्स यही है, और जैसे इसरार साहब ने भी कहा कि जो डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो जो कि सिविल हॉस्पिटल के ये ऑपरेट कर रहे हैं, सिंगल यूनिट है ये, जो कि पूरे सिंध के मरीज़ जो है वहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, इसकी अपना ये वाली दवाई, ये अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी रन कर रहे हैं। और उसके अंदर जो है वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो साइन करने के ये कुछ कहते हैं, कुछ मरीज़ ने मुझे कहा कि वो 1000 रुपये लेते हैं, कुछ 2000 रुपये लेते हैं, 5 से 6 हज़ार मुख्तलिफ मरीज़ कोई गरीब होता है तो उसको उससे कम पैसे ज़रूर लेते हैं। ये उनके साइन करने के, क्योंकि दवाई तो फ्री है ना बॉस। अच्छा, तो वो सिर्फ इस वजह से अब ये असरार साहब भी कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाता रहा हूँ, वहाँ से मैंने एक दफ़ा पैसे दे के लिए, मेरी भी फाइंडिंग्स यही है। मैं आपको बताऊँ कि ये एक हिडन ट्रुथ है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की किस तरीके से यहाँ पर जो डॉक्टर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब करने के लिए। ये डॉक्टर साहब भी उसको मेरी बात को वेरी करेंगे कि बड़े इनको घरों की ऑफर होती है, उनको दुबई की ऑफ़र की जाती है, उनको यूरोप की शॉपिंग की ऑफ़र की जाती है। ये इतना बड़ा करप्शन का, मेगा करप्शन का बिज़नेस है, ख़ास तौर पे ये इंटरनेशनली है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, सब जगह यहाँ पर होता है ये। आप किसी भी हेल्थ के शोबे में चले जाएं, यहाँ पर जो है आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हुई नज़र आएंगी। मुझे जो जहाँ तक लगता है कि देखें कि ना उसकी जेब से पैसे जा रहे थे किसी यहाँ पे डॉक्टर के जो एडमिनिस्ट्रेटर था यहाँ पर, ना दवाइयों का किसी अभी तक किसी मरीज़ की तरफ से एटलीस्ट मुझे नहीं मिला कि किसी मरीज़ ने ये कहा हो कि मुझे जो है वो ये दवाई खाने की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बनी है। अब इसको हटाने का मकसद क्या है? मेरे पास नाम है, लेकिन मैं उस दूसरी कंपनी का नाम मैं यहाँ पे लेना नहीं चाह रहा हूँ, जो लाहौर की कंपनी है
जिसकी दवाइयाँ जो है वो ट्रायल बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ मरीज़ों को इस्तेमाल की जा रही हैं, और वो मरीज़ ये कह रहे हैं कि उनको कॉम्प्लिकेशंस, उनको मतली की कैफियत हो जाती है और उसका कोई असर। अब देखें, ये जेन्युइन बात है कि 12 साल, 5 साल, 8 साल किसी ने अगर कोई वो दवाई खाई है, उसको आप किसी दूसरी मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो उसको कॉम्प्लिकेशन होगी। ये इतना सीवियर मतलब ये बीमारी है ये कि इसमें आप किसी का कोई चांस नहीं ले सकते। इसमें यंग लोग हैं जो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको 100% दवाइयाँ चाहिए। जो है एज ग्रुप के लोग होते हैं जो इस मरज में मुब्तला होते हैं और वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, बड़े सालों से वो कर रहे होते हैं। ये अच्छा, जो आपने बात की है, मैं जो ये एक, क्योंकि आपकी फाइंडिंग्स भी हैं, लेकिन उस इल्ज़ाम की तरदीद या तयीद मैं पूछ लेता हूँ। असरार साहब, आपने भी एक हुआ है आपके साथ ऐसा वाक़या? जी बिल्कुल, मैंने भी एक आध दफ़ा, हालांकि मेरा जो है ज़मीर गवारा नहीं करता था कि ये तो करप्शन में हिस्सेदार बनने की है कि मतलब हलाल देना लेना दोनों हराम है। तो मैं एक आध दफ़ा ज़रूर गया हूँ, मजबूरी थी, बीमार था मैं, वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता था लाइन में, तो मैं क्लिनिक पे गया तो मुझे फीस दे के, पैसे दे के। अच्छा, नई दवा के हवाले से जो ट्रायल करवाया जाए, आपने वो नई दवा ट्राई आपको दी गई? जी नहीं, आपने नहीं दी? नहीं, मुझे नहीं दी, मुझे देंगे भी नहीं, इसलिए कि उनको पता है कि ये आदमी जो है कुछ जानता है, नॉलेजेबल है, तो ये तकलीफ में पड़ जाएंगे। सही। तो मैंने भी सुना है, मुझे भी ये नॉलेज में आई ये बात कि ये कुछ लोगों को इन्होंने दी है और वो कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए हैं। तो मतलब ये अजीब सा गोरख धंधा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से शुरू हो, कहाँ, और ये इसमें जो है इंटरेस्टेड जो है वो लोग हैं जिनके इंटरेस्ट है, जो ये चाहते हैं कि नोवार्टिस से हट के किसी और को दे दें तो वहाँ अपनी जो है वो मोनोपोली वगैरह मज़ीद वो हो जाए। सही। तो ये तो अब कंपनीज, डॉक्टर्स भी अब देख रहे हैं कि किस तरह से होगा, ख़ासतौर पर हुकूमत का काम। अच्छा, हम मुख्तलिफ अली औसत ने तो बहुत रिसर्च और पूरी ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, मुख्तलिफ मरीज़ों से भी बात की है अली ने, और उनके भी मौक़िफ़ जाना है। मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले जो इंटीरियर सिंध के अंदर हैं, जो इस मरज़ से बड़े सालों से लड़ रहे हैं, अद्वियात खा रहे हैं, उनसे भी बात हुई। हम कोशिश भी करेंगे किसी और मरीज़ से भी बात हो जाए, लेकिन डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो साहब से हमारे प्रोड्यूसर ने गुफ्तगू की है, उनसे क्या बातचीत हुई है डॉक्टर साहब की, वो गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। बेटा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी बात वहाँ हुई थी, उन्होंने मुझे मना किया, उन्होंने कहा कि इनको बोलो सर के पीए से बात करें, हसनैन से। अच्छा सर, मुझे बस एक आध बात का जवाब दे दें। ये 2-3 रिपोर्ट्स आई थी सिविल हॉस्पिटल से कि कैंसर की जो मेडिसिन है ना, उसका इशू आ रहा है। सर, कैंसर की जो मेडिसिन आप देते हैं नोविटा पेशेंट्स को, जी, वो मेडिसिन जो है हॉस्पिटल में नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरी लोकल मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है। इन सब के नहीं, वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। उन्होंने एक्सटेंड उस प्रोजेक्ट को इसलिए नहीं किया कि कंपनियों ने, 4 कंपनियां, एक स्पेन की कंपनी है, एक जर्मनी की कंपनी, उन्होंने केस कर दिया। सीएम साहब ने कहा कि ओपन टेंडर करो। पहले एक कंपनी का 1 मैन शो था, उसको उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, आज टेंडर खुल गया है। तो हमें भी ये पता लगा कि वो जो 2,20,000 की दवाई दे रहे थे, अब वो स्पेन की कंपनी दे रही है 35,000 की, जर्मनी की दे रही है 36,000 की। अच्छा, टेंडर खुल गया है हमारा, वो टेक्निकल एवल्यूशन हो रहा है। सही है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो पेशेंट ये दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोकल दवाई है, उसमें उनको साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा। नहीं, जिनको साइड इफेक्ट कोई ऐसा पेशेंट मुझे पता है। मैं तो हजारों पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ, हजारों को दवाई दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो किसी ने नहीं पता। ठीक है, डॉक्टर सुमरो जो है वो उनकी गुफ्तगू आपने देखी है, वो कह रहे हैं कि टेंडर भी आज खुल गया और जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी और मरीजों को भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने गुफ्तगू सुनवाई डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो साहब की। मैं अली आपसे क्विकली जानना चाहूँगा, वो कह रहे थे टेंडर आज खुल गया है, आपकी क्या रिपोर्ट है, खुल गया? मेरे पास तो रिपोर्ट ये है कि अभी तक कोई टेंडर नहीं खुला ही है। अच्छा। लेकिन चूंकि अब ये मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं तो ये थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं ये बेसिकली, और मीडिया को हम लोगों को बताने के लिए कि भाई अब ये और वैसे ये खोल लेंगे, ये मेरे ख्याल में 3 से 4 हफ्ते में, अभी नहीं खुला तो 2 से 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में खोल लेंगे ये टेंडर वगैरह ना। लेकिन बात वहीं पे खड़ी हुई है ना,
कि आप आखिर इसकी वजह क्या है। ये मोनोपोली तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मरीजों से तो पूछ लें कि आप एकदम से उनको शिफ्ट करेंगे किसी दूसरी दवाई के ऊपर, तो फिर क्या होगा। सही। अच्छा, मैं साथ साहब आपसे अभी डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब कह रहे थे कि हज़ारों मरीजों को दिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो उन हज़ारों में आप भी शामिल हैं? जनाब मुझे तो, मैंने तो कई दफ़ा फ़ोन किया इनके ऑफिस में कि भाई टाइम गुजर गया काफ़ी, तो मेडिसिन नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं आ जाऊँ? कहा नहीं जी अभी तो कोई मेडिसिन का बंदोबस्त नहीं है, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। तो उन हज़ारों में मैं खुश नसीब नहीं हूँ, वरना मैं भी बता देता कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अब पता नहीं कौन से खुश नसीब हज़ारों लोग हैं। सही। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर एक और पेशेंट हैं जी, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। ये आप कितने अरसे से इस मरज़ में मुब्तला हैं और कब से आपका ये इलाज जो दवा है वो चल रही थी, और क्या ये नई दवा जो वो आपको ट्राई करवाई गई है, दी गई है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल सुन सकते हैं जी आप। सर ये 3 महीने तक मैं आगे पीछे भागता रहा, ठीक। दवाई नहीं मिली मुझे। फिर मैं नूर मोहम्मद सोमवार गया तो उन्होंने मुझे बोला ये फिलहाल अब ये इंडियन दवाई है, ये आप यूज करें। तो मैंने वहां से परचेज की 17,000 रुपए की, दोस्तों से पैसे लेके, उनसे पैसे लेके। अच्छा, वो फ्री में नहीं मिली आपको? 3 दिन खाई है। वो नहीं, दवा फ्री में नहीं मिली। वो बोला फ्री का भी दवा पैसों के लिए मैंने 17,000 रुपए की। कह रहे अभी वो टेंडर खुला नहीं है, वो अभी होगा, टाइम लगेगा उसके लिए। तो फिलहाल अब ये दवाई ले, जैसे 2 महीने हो चुके थे मुझे तबीयत में मेरे थोड़ा वो आ रहा था, अपने पुरानी चीजें ना, कमर दर्द, तो जो चीजें पहले तो होती थी मुझे 5 से 6 साल पहले, वो थोड़ा मुझे महसूस होने लग गया था। तो फिर उसके लिए भी मैं डॉक्टर के पास गया, तो मेरा WBC भी थोड़ा बढ़ गया था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला आप फिलहाल ये दवाई यूज करें। इस दवा को खाने के बाद आप जी, इस दवा को खाने के बाद आपकी तबीयत बेहतर रही है या कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं? नहीं, देखें साइड इफेक्ट मुझे ये आया, दवाई खाई तो मुझे सर में शदीद पेन, जिसे कहते हैं कन पट्टियों में शदीद दर्द होने लगा। पहले दिन में शायद वो होगा, कुछ और वजह होगी। फिर दूसरे दिन भी खाई तो वही शिद्दत, तीसरे दिन फिर वही शिद्दत। सही। इतनी शिद्दत बढ़ गई थी कि मेरे बेटों ने उठा के मुझे हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने पेन किलर लगवाया, और मेरे हल्का सीने में, चेस्ट में पेन हो रहा था। अच्छा। तो फिर मेरा साकिब अंसारी होते हैं हॉस्पिटल में, वो भी ये दवा जो है वो आप साल से खा रहे थे, वो सूट कर रही थी, ये दवा उस तरह सूट नहीं की। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। तो डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमर साहब, ये हम क्लिप भी आपको भिजवाते हैं कि एक मरीज़ जो हैं जिनका ताल्लुक भी इसी मरज़ से है और वो आते भी रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए साइड इफ़ेक्ट हुआ है। बहरहाल ये भी केसेस हैं, डॉक्टर इसको ज़्यादा तौर पर बेहतर देखेंगे। बहुत शुक्रिया असरार आलम साहब आपका भी, औसत आपने पूरी स्टोरी हमारे रिपोर्टर उन्होंने दी है। हमारे साथ एक मरीज़ भी मुतासर मौजूद थे, वो भी बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, साकिब हसन अंसारी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मामला ये है कि जल्द अज जल्द ये मसला हल होना चाहिए। जो अद्वियात पहले से मौजूद थी, जिनको खाकर मरीज़ सेहतयाब हो रहे थे, बेहतर थे, अपनी ज़िंदगी खुश खुरम गुजार रहे थे, उसके तजर्बे की बुनियाद पर इस तरह से न किया जाए कि कोई और दवा इस्तेमाल करवाई जाए और लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला सिंध और वज़ारत सेहत सिंध जो है वो जल्द अज जल्द इस मामले में फ़ैसला करेगी। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। जब से हुकूमत आई है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन डॉलर की कीमत है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे महंगा तारीख का आटा मिल रहा है बाज़ार में। इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी चीनी इस वक्त मिल रही है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेट तारीख में LNG का इस वक्त है। ये सिर्फ मैंने 5 चीज़ें वो गिनवाई हैं जिनका रोज़ आपके साथ वास्ता पड़ता है। इसके अलावा तो बेशुमार हैं जिनकी कीमतें मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्या वजूहात है कि फिर भी हुकूमत ये कह रही है कि खित्ते में सबसे कम है। ये हुकूमत थी जब अपोजिशन में थे आज से 4-5 साल पहले, तो ये बात करती थी कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 45 से 50 या 60 रुपए तक होनी चाहिए। अब वो 60 से डबल, बल्कि उससे भी ज़्यादा वो हो चुकी है। तो आज 123 रुपए यानी 123 से ज़ायद कीमत हो गई है। ये 123 के बाद 3 साल बाद ये सूरत हाल है। तो अगले आने वाले वक्त में क्या इस वक्त 200 लीटर मिलेगा, 200 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा और डॉलर भी क्या 200 रुपये में साथ साथ रेस लगाएंगे? ये बड़ा एक अहम मामला है। इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं, क्या डॉलर है वो पकड़ाई नहीं दे रहा है, पेट्रोल है वो पकड़ाई नहीं दे रहा। हुकूमत ये कहती है
कि अगर आप बाहर से पेट्रोल मंगवाएंगे तो वो महंगा है, जब डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो यही सवाल पहले होता था कि चीज़ें महंगी हैं और उसमें हुकूमत का क्या कसूर है, तो फिर हुकूमत ज़िम्मेदार थी। अब जिम्मेदारी नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मैंने कुछ 5 चीज़ें सिर्फ गिनवाई हैं, वैसे 500 हो सकती हैं, लेकिन ये बुनियादी सी चीज़ें हैं। ये हुकूमत कहती है कि जब चीज़ें बाहर महंगी हैं तो हमारे पास भी महंगी हैं, हम क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर है जी, ये जब चीज़ों की महंगाई का पैमाना इनके पास दूसरा है और उजरतों की तयन का पैमाना एक और है, ये जब चीज़ों की महंगाई देखते हैं तो उन मुल्कों को सामने रखते हैं जो जहाँ हाईएस्ट वेजेस दिए जाते हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ की कीमतें बताएंगे कि जनाब देखें। सर वो तो बांग्लादेश और इंडिया की भी बताते हैं कि खित्ते में बांग्लादेश और खित्ते की मैशतें आपसे आगे बढ़ी हुई हैं। हम वो कहते हैं हमारे पास सस्ता पेट्रोल है डॉलर से अगर कंपेयर करें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इनके पास हर चीज़ सस्ती है, जो कुछ भी ये दे रहे हैं और जिनकी कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं, हर चीज़ सस्ती है। जो कुछ गलत हो रहा है वो सारे का सारा नवाज़ शरीफ का और आसिफ जरदारी का है और उसकी ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है। इन पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये मासूम है और ये इन्होंने कोई गलती की ही नहीं है और इन्होंने माफिया को कंट्रोल किया हुआ है। सर तो वो कह रहे हैं ना कि पिछले तो हुकूमत बिल्कुल जो है वो एज पर ले आई थी इस मईशत को, मियां नवाज शरीफ साहब ये सारे ड्रामे हैं, ये सारे ड्रामे हैं, ये नेरेटिव ड्रामा है, ये गलत बात है। हमेशा यही कहा जाता है कि फलां तो बर्बाद कर रहे थे, हम आ गए निजात दहिंदा बनकर। ये हैं बर्बाद करने वाले। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों की ज़िंदगी को इन्होंने जहन्नम बना रखा है, जहन्नम बना रखा है। लोग नहीं आराम से जी पा रहे हैं। हर चीज़ को यानी ये कोई तरीक़ाकार है कि ओगरा कहेगी जी 1 रुपया बढ़ाएं और जब वज़ीर आज़म के पास समरी पहुंचे तो उसको काट कर कहें कि नहीं इसकी कीमत 5 रुपये बढ़ा दें। ये क्या बात हुई? तो सर कल तक तो हम ये समझते रहे हैं कि ओगरा जो है वो कीमतों का तयन करता है, लेकिन यहाँ पर कीमतें जो है वो बिल्कुल ही अक्सर मुख्तलिफ नजर आई हैं कि वज़ीर आज़म ने बढ़ा दी हैं। ये तारीख में शायद पहला वाक़या होगा कि समरी जितने की जाए उसमें पहले कम होता था, अब जितने की समरी गई है उससे ज्यादा आया है। लगारी साहब ये और करेंगे इसलिए कि इनके लागतें शायद पूरी नहीं हुई हैं, इनको वो सबको रिटर्न नहीं मिला जिसका इन्होंने ख्वाब देखा हुआ था। शायद कह रहा हूं मैं, अगर हिसाब बनेगा तो इनके जाने के बाद बनेगा कि इन्होंने मुल्क को किस बेदर्दी से और बेरहमी से लूटा है और ये रिकॉर्ड बनेंगे पाकिस्तान के। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज अभी कहा है कुछ देर पहले, लगारी साहब, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 75% लोगों की आमदन बढ़ी है, उनका जो इनकम है, अर्निंग है, वो ज़्यादा हुई है 75% लोगों की, इसलिए उनके कुव्वते खरीद जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। देखें, अब आप किसी के सफ़ेद झूठ को कैसे साबित करेंगे कि ये सच है? वो खुद कैसे साबित करेंगे इस बात को? क्या वेजेस जो हैं वाकई लोगों की बढ़ी हैं? कतन ऐसा नहीं हुआ है। मजदूर की मजदूरी वही है, आम आदमी वही तनख्वाह ले रहा है, किसी टीचर की वही तनख्वाह है, पीओन की वही तनख्वाह है। आम आदमी जो सरकारी पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है उसकी कोई वेजेस नहीं बढ़े हैं, सिर्फ महंगाई बढ़ी है और महंगाई इस हद तक बढ़ी है कि लोगों की चीखें निकल गई हैं और इनको परवाह तक नहीं है, इसलिए कि इनके घर का राशन तो पूरा हो रहा है, सरकार ने देना है। सरकार ना दे तो फिर जिस तरह इनके किचन चलते हैं या जिस तरह इनके घर चलते हैं, इनका जो डाइनिंग रूम है जिस तरह चलता है, तो फिर तो ये खाना पीना छोड़ दें। अगर जो लोगों की ये वेजेस हैं, ये वेजेस हैं कि आला मर्तबा जनाब वज़ीर आज़म की तनख्वाह 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं खा सकते हैं। मतलब ये कि 2 लाख रुपए लेने वाले, और यहाँ पर तो लोग 15,000 भी नहीं है, 10,000 भी नहीं है भाई लोगों की वेजेस। पर कैपिटा इनकम बताते हैं ऊपर की जो एक खुशहाल क्लास है, 1, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अफराद की आमदनियों को ये पर कैपिटा इनकम में बांट देते हैं, और जो भीख मांग रहा है उसको भीख नहीं मिलती है भाई। सुबह से शाम तक जो भीख मांगने के लिए बैठा होता है, अब पहले तो वो लोग कुछ ले आते थे कि अपने बच्चों को खिलाएंगे, कुछ नहीं लेकर आते हैं, और यही हाल मजदूर का है। मजदूर जाकर बैठे हुए, मजदूरी नहीं मिल रही है और दिहाड़ीदार दिहाड़ी नहीं कर पा रहा है। वो जो रेडी लेकर चलता है भूसी टुकड़े लेने के लिए, वो शाम को वापस खाली हाथ आता है। वो जो लेकर जा रहा है कि ये भी तो कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई का जोर बढ़ा है,
जितनी भी इंपोर्ट है वो पहले से महंगी हुई है क्योंकि बाहर महंगाई हुई है। उसके बावजूद पाकिस्तान में करेंगे एहसास प्रोग्राम के तहत भी है, लोगों की माली मदद जो डायरेक्टली की गई है, लोगों को बेहतर तौर पर फैसिलिटेट करने की गवर्नमेंट की कोशिश है। 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख लोगों को आपने जो है वो बेनिफिट किया होगा, हालांकि इतना नहीं किया, आपने किया होगा। तो 22 करोड़ की आबादी में ये आपके 4-5 लाख बेचारे 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 6,000 5,000 2,000 रुपए 6 महीने के बाद रहने वाले, वो आपके इन पैसों पर जो है वो खाना खाएंगे, वो अपने बच्चों का पेट पालेंगे, वो बच्चों के लिए दूध लेंगे। लोगों को नहीं जीने के काबिल छोड़ा गया है। जो लोग जी रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं। इन्होंने किसी सूरत में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि लोग जो हैं वो तड़प तड़प कर जान दे दें, और यही सूरत हाल है मुल्क के अंदर। तो इस वक्त क्या हल क्या है? ये हुकूमत कोई हल ये नहीं है, ये माफिया की सरपरस्ती करते, खुद कहते हैं कि सब कुछ माफिया कर रही है, तो माफिया का आप हुकूमत हैं, रेट ऑफ द स्टेट आपने रिस्टोर करनी है। अगर किसी ने आपको यरगमाल किया हुआ है, किसी ने इकनॉमी को यरगमाल किया है, किसी ने आलू को यरगमाल किया हुआ है, किसी ने भिंडी को यरगमाल किया हुआ है, किसी ने मूली को यरगमाल किया हुआ है, किसी ने कोई सब्जी यरगमाल की हुई है, तो आपने पकड़ना है ना उसको। आटा किसी ने यरगमाल किया हुआ है, चीनी को किसी ने यरगमाल किया है, कीमतें दुगनी बढ़ गई हैं, दुगनी से भी आगे चली गई हैं, तो किसने रोकना था? तो आपने रोकना था। जब इतने मजबूत कार्टेल बने हुए हैं और वो कहते हैं कि साल से वो कार्टेल मजबूत हैं, उस कार्टेल को तोड़ने के आप लिए किस लिए आए थे? आप तो ये कहकर आए थे कि हम आएंगे और इतने अरब डॉलर हमारे सामने पड़ेगा, मुंह पर दे मारेंगे और फिर ये शुरू करेंगे। कहाँ हैं आप? वो बातें करने वाले कहाँ हैं? वो किसे सुनाने वाले कहाँ हैं? वो दास्तान को कहाँ हैं? वो जो लंबे हाथ करके कहते थे जब पेट्रोल की कीमत बढ़े तो कहना कि हुक्मरान चोर हैं। भाई आप बताएं ना, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कहाँ है हुक्मरान? चोर हैं कि नहीं है? बताएं। लगारी साहब आप पूछ रहे हैं कहाँ हुक्मरान? हुक्मरान बड़े एक्टिव इस वक्त हैं। खबर एक अपने नाज़रीन को देते चलें, सियालकोट में एक सरप्राइज विजिट किया गया है सियालकोट डिस्ट्रिक्ट का वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से, और एक महकमों के जो अफसरान हैं उनके तबादले कर दिए गए हैं। सरप्राइज जब विजिट हुआ है उसमें लोगों की शिकायत थी और वहाँ पर ये धड़ाधड़ किस्म के जो है वो मुअत्तलियाँ नज़र आई हैं। खाबर अब्बास डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। खाबर अब्बास, वज़ीर आला पंजाब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। सियालकोट की मुख्तलिफ तहसीलों, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया। क्या मामला है, खबर दीजिए। जी मुदस्सिर साहब, ये साबिका रोज जो वजीर आज़म इमरान खान का दौरा है, ये उसके समरात नजर आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो है आज वो सरप्राइज विजिट किया है सियालकोट और संबड़ियाल का, और वहां पर मुख्तलिफ शिकायत मसूल होने पर मुख्तलिफ महकमों के 15 अफसरान को जो है वो ओहदों से हटा दिया है। इसमें आप देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर संबड़ियाल है, चीफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मेडिकल सुप्रीडेंट है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल संबड़ियाल के, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड है संबड़ियाल का, चीफ ऑफिसर है तहसील कौंसिल सियालकोट का, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है सियालकोट का, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, एक्सीएन है आपाशी मराला सब डिवीजन के, डीएसपी ट्रैफिक सियालकोट को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया। और इनमें जो है 2 बड़े लोगों को भी ओहदे से हटाया गया है, जिनमें सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वीमेन डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट जो है उनको हटा दिया गया है। चीफ ऑफिसर है पसरूर की और चीफ ऑफिसर है एमसी डस्का के, सब रजिस्ट्रार है रूरल सियालकोट हेल्थ सेंटर के, उनको भी ओहदों से हटा दिया गया है। जबकि मुख्तलिफ किस्म के तरक्याती मंसूबों की भी वज़ीर आला की जानिब से जो है वो मंजूरी दी गई है। 12 किलोमीटर तवील सब लाइन सियालकोट से संबड़ियाल तक सड़क की रिकॉर्पोरेटिंग का जो है वो मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो उनके लिए 20 करोड़ रुपए के फंड के इजरा का ऐलान किया है। जो वजीर जेल खाना जात और स्पोक्स पर्सन है पंजाब हुकूमत के फैजुल हसन चौहान, वो भी इस वक्त वजीर आला के साथ है। तकरीबन 3.5 घंटे लंबा ये विजिट जो है वो वजीर आला ने किया और खुद जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों से जो है वो बातचीत की है, क्योंकि वजीर आजम की जानिब से हिदायत दी गई थी कि सूबे में इंतजामी अमूर को बेहतर बनाया जाए और जो भी चीजें कमियां कोताहियां जो कंटोनमेंट बोर्ड के। तो खबर क्या ये सरप्राइज विजिट इसी तरह से बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी चलेंगे या ये अचानक ही एक दौरा है जो वजीर आजम ने कल दौरा किया और उसके बाद वजीर आला एक्टिव हुए? मुदस्सिर देखिए, ये वजीर आजम की हिदायत पर जो वजीर आला फैसला कर चुके हैं कि वो मुख्तलिफ शहरों के सरप्राइज विजिट करेंगे और वहां पर जाके इंतजामी अमूर को खुद देखेंगे और जहां पर जो शिकायत मौसूल होंगी मौका पर जो है वो उस पर जो है वो एक्शन भी लिया जाएगा। जैसा कि आपको गुज़श्ता रोज़ भी बताया। चलें अब ये देख रहे हैं कि वजीर आजम तो लाहौर के अक्सर दौरे करते रहे, वजीर आला से मुलाकात होती, वजीर आला जो है वो तकर्रो तबादले में और मुअत्तलियों में एक्टिव होते हैं, किस तरह से होते हैं अब अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। सर आप पूछ रहे थे हुक्मरान कहाँ हैं? लगारी साहब देखें हुक्मरान वहाँ मौजूद हैं।
पीएम जो सी के वो अफसरान हैं उनको उन्होंने तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मुख्तलिफ उस्मान बुज़दार साहब अपने ज़िले में आए ना, जहाँ पर एक्सीडेंट में कितने अफराद हलाक होते, एक गाँव का एक आदमी हलाक हुआ था, एक दो तीन चार, और वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है ये मुझे बताएं ना कि डेरा गाजी खान से अगर चोटी की तरफ जा रहे हूँ तो कैसे सफ़र करेंगे, चोटी बाला की तरफ जा रहे हूँ तो कैसे सफ़र करेंगे, चोटी बाला से लेकर ठोलगामन की तरफ जा रहे हूँ तो कैसे सफ़र करेंगे, चल कर बताएं ना, रोड पर आकर तो बताएं। अपने डिस्ट्रिक्ट में, किसी और डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय कैसे जाएंगे? अब तो सड़कों अपने 3 साल का वक्त सिर्फ हुआ है, अभी सिर्फ 3 साल क्या है वो कह रहे हैं इनको 300 साल दे दें, ये इसी तरह मुल्क को और बर्बाद करते चले जाएंगे। ये कोई उसके लिए थोड़ी आए, ये माफिया की खिदमत गुजारी के लिए आए हैं, कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर चला। और यही कहते हैं कि माफिया के आगे हम बेबस हैं, माफिया बड़ी ताकतवर है, माफिया कार्टेल बनी हुई है, कार्टेलाइजेशन को हम कैसे तोड़ दें? तो फिर आप किस लिए रेट ऑफ द स्टेट कायम करना किसकी जिम्मेदारी है? ये देखें ना आप, इतने अफसरान मुख्तलिफ महकमों के जिनके खिलाफ शिकायत थी, धड़ाधड़ वज़ीर आला वो तो रंजीत सिंह ऐसा करता था कि सारी दरखास्तें मेज पर रखकर बीच में हाथ डालता था, इधर कर देता था आ मंजूर आ ना मंजूर। ऐसे ही अफसरों को कहा गया जो इधर खड़े हुए हैं सारे मुअत्तल हो गए, सारे निकाल दिए, और जो इधर खड़े हुए घर जाएं, आराम से ऐश करें, मजे करें। ये इस तरह से हो रहा है। कौन सा इंक्वायरियां हुई हैं, कौन सा डिपार्टमेंटल जो है वो सारे के सारे मामले को जस्टिफाई किया गया है, और कहते ही जनाब हमने ये इंक्वायरी की तुम्हारे खिलाफ, और तुम्हारे खिलाफ ये इल्ज़ाम था, ये साबित हुआ, तुम्हारे खिलाफ ये इल्ज़ाम था, ये साबित हुआ। वज़ीर आला जाकर बताते और लोगों को बताते कि हम इसलिए आपको निकाल रहे हैं। वो सामने सामने मूड आ गया, यार इनको मुअत्तल करो, इनको मुअत्तल करो, इनको हटाओ, इनको हटाओ, हटा दिया, अल्लाह अल्लाह फैसला। वो रंजीत सिंह वाला है कि आ मंजूर आ ना मंजूर, बस इस तरह से। लेकिन लगारी साहब आप देखें, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है इस हुकूमत पर। एक तो दूसरा ये है, आप देखें कि ये जब फिगर्स दिए गए, इस साल में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनी हैं, कहते थे गाड़ियां लेने वाले कितने हैं भाई, गाड़ियां लेने वाले कितने हैं? बनी है सर, मैं याद कर रहा हूं, बाइक्स लेने वाले कितने हैं? गाड़ियां 22 करोड़ इंसानों में शुमार तो करें। आपने 50 लाख गाड़ियां बेच ली होंगी, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कितने बेचे होंगे आपने बेच ली होंगी। आबादी कितनी है आपकी? आप जो निचले तबके जो रोजाना आपने कितने लोगों को ऊपर ले गए, वो होंगे 5 लाख। कितने लोगों को? 2 करोड़ लोगों को आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि इनके दौर में जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। आधी आबादी आपकी एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकती है। क्या इस मुल्क में रह गया है? क्या इस मुल्क में इस हुकूमत ने लोगों को मायूसी, बदतरीन मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ मायूसी दी है। लेकिन सर ये भी तो कहा जा रहा है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि अब आप इस सिचुएशन से आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। कोई भी चीज हो सकती है सवाए इसके। मैं ये कह रहा हूं कि इस हुकूमत के अलावा आपकी कोई ऑप्शन हो सकती है। ये हुकूमत तो टोटल फेलुअर की तरफ गई है, नाकामी की तरफ गई है, कहीं भी कोई चीज डिलीवर नहीं कर सकी है। इस हुकूमत के क्या शहबाज शरीफ में कौन सी बुराई थी? कौन सी बुराई थी? जो है वो परवेज खटक का कारकर्दगी देखें पिछले दौर की, और आज उनके महमूद खान की कारकर्दगी। सर आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पे वो बताते हैं कि इस कैसे वो टीटीज उनके जरिए गई हैं। वो तो साबित करें यार, अब तक सजा सुना चुके होते आप। आपके पास कहाँ है वो चीजें लेकर जाए ना एविडेंस। बाद में कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट कहती है गलत बात है, कोर्ट कहती है, डांटती है कोर्ट की तरफ से। आला तरीन अदलिया अदालत उज़्मा की तरफ से एक नहीं बेशुमार मिसालें मौजूद है। उन्होंने कहा है कि नैब क्या करती है, नैब लोगों की इज्जत उछालती है, नैब लोगों को जलील करती है, उनकी तौहीन करती है। ये सब कुछ होता है। पिछले 10 साल से वो बता रहे हैं कि 10 साल में वफाकी हुकूमतों में जो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून, सिंध से लेके पंजाब तक पूरी करप्शन की एक कहानियां हैं जो वो तो ये बताते हैं कि ये सारे करप्ट और इन्हीं की वजह से ये सूरत हाल हम फेस कर रहे हैं। 22 करोड़ इन्होंने पूरे मुल्क को लूट लिया, सब कुछ कर गए। ये मुंसिफ आजम जो बैठे हुए हैं फैसला करें, जाएं साबित करें और उनको जेलों में भेजें। उन्होंने सब चोरियां कर ली, उनको जेलों में भेजें। सारी चीजों के बावजूद एक चीज भी साबित नहीं कर सके अपने दौरे हुकूमत में। आप क्या करना चाहते हैं? लगारी सब चीजों के बावजूद अभी हालिया जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें भी कैंटोनमेंट बोर्ड में नंबर 1 पे है, चाहे 3 सीट से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है। लोग फिर क्यों वोट दे रहे हैं? नहीं, कहाँ नंबर 1 पर हैं? पंजाब में हार गए, सिंध में हार गए, कहाँ नंबर आप देखें ना 63। आप नंबर उनके 50,000 बढ़ गए। वोट देख लें और सीटें देख लें, उनकी पोजीशन देख लें। ठीक है जी, आपने बड़ा कमाल कर दिया, मार्का सर कर लिया है आपने। पंजाब में हार गए हैं आप, लाहौर में हार गए, पिंडी में हार गए, कराची में जीत गए सर। जी बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और वहां से हारे, कराची में वहां से हारे जहां सदर ममलिकत, जहां गवर्नर, जहां 19 के करीब पार्लियामेंटेरियंस वहां रहते हैं, हुक्मरान जमात के,
जो शहर की डेमोग्राफी से वाकिफ नहीं है, जो शहर के इकोलॉजी से वाकिफ नहीं, शहर के माहौल से वाकिफ नहीं, शहर की ज़िंदगी से वाकिफ नहीं है, वो मुंतखब हो गए इनके नाम के ऊपर, या जिस तरह से भी हो गए, सेलेक्ट हो गए कि इलेक्ट हो गए, मगर अब हो क्या रहा है वहाँ पर? वहाँ से हारे हैं ये जो हुक्मरान जमात है, वहाँ से शिकस्त खाई है। ये तो अब दूसरा देखना है कि अब अगले आने वाले इलेक्शन में अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया, सिर्फ ये 5 चीज़ों को देख लीजिए 2018 से 2021 के दरमियान। लगारी साहब, जो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची हैं और यही सारी की सारी चीज़ें आपकी महंगाई का और आपकी मईशत का तयन कर रही होती हैं, यानी कि डॉलर और पेट्रोल मैंने सबसे पहले बताया। फिर आम आदमी के लिए चीनी और आटा, घी की कीमतें इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। इसके बाद अब क्या हुकूमत कह रही है, किस तरह से कह रही है, एक आम आदमी फैसला ज़्यादा बेहतर कर सकता है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी नाला हैं उस हुकूमत में और काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे थे क्योंकि पेट्रोल की जिस तरह से कीमतें बढ़ी। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।